फ्रेंड्स, मैं सनी स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों, आज फिर मैं आईटीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा। अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए है और उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और वो क्वेश्चंस किस टाइप से आपके पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ये सारा डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलिए फटाफट वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ये आप देख लीजिए। लिखा क्या है, व्हाट इज ए वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज अनुपात क्या है? तो आंसर में लिखा क्या है, वोल्टेज रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ टू दैट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अनदर वाइंडिंग एट नो लोड। कहने का मतलब ये वोल्टेज अनुपात एक लोडिंग लाइन टर्मिनल के बीच में वोल्टेज का अनुपात है। जैसे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात क्या है, तो इसी को हमने एक्सप्लेन कैसे करना है कि वोल्टेज अनुपात एक लोडिंग के लाइन टर्मिनल के बीच वोल्टेज का अनुपात है जो किसी की लोडिंग पर दूसरे घुमावदार के टर्मिनल के बीच में संपर्क नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज द सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट बाय द टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग। यानी कि घुमावदार घुमाव द्वारा द्वितीयक वोल्टेज की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में हमें आपको बताना है। तो आंसर में क्या लिखा है, द वोल्टेज पर टर्न्स इज पार्टिकुलरली कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर, सो द सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग द इनपुट प्राइमरी वोल्टेज पर टर्न्स टू द नंबरिंग ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। यानी कि विशेष रूप से हम कह सकते हैं, विशेष रूप से ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज की प्रति टर्न होती है व्यवहारिक रूप से स्थिर होता है। वह क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज की गणना हमें इनपुट की प्राइमरी वोल्टेज को प्रति मोड़ या प्रति टर्न पर सेकेंडरी टर्न की संख्या से गुणा करके निकाली जा सकती है। ठीक है। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा क्या है, हाउ इज द इंड्यूस ईएमएफ रिलेटेड विद द फ्लक्स लिंकेज। हाउ इज द इंड्यूस और ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, रेड विथ द फ्लक्स लीकेज। ठीक है। अब इसका क्या मतलब, फ्लक्स लीकेज के साथ में जो प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल वो कैसे संबंधित है, किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो क्या लिखा है, द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लीकेज। ठीक है। अभी क्या प्रेरित जो यानी कि जो उसमें विद्युत वाहक बल यानी कि जो विद्युत वाहक फ्लक्स लीकेज के सीधे अनुपातिक होता है। क्या होता है, अनुपातिक होता है। कैसे अनुपातिक होता है, जब किसी भी उसमें हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो फ्लक्स के जो लीकेज के सीधे वह क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब, एक ट्रांसफार्मर इक्वेशन का मतलब होता है कि समीकरण। क्या होता है, समीकरण। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का समीकरण हमको बताना है। एक ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का समीकरण क्या होता है, तो E इक्वल टू क्या होता है, ERMS इक्वल टू 4.4 बाई MFT वोल्ट्स वेयर। ठीक है। अब क्या ये इसका क्या मतलब होता है, अब 4.4 ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और 5 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स लीकेज विद बोथ द बाइंडिंग और फ्लक्स लीकेज की जो होती है वह हमारी क्या 5M मैक्सिमम वैल्यू है और F हमारी क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई की जो होती है वह फ्रीक्वेंसी होती है और हमारा T नंबर ऑफ टर्न्स, कितने मोड़ या कितने बार टर्न हो रही है उसके बारे में वो होता है हमारा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमें निकालना है किसी एक ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या है, अगर मान लेते हैं पूछ लिया कि एग्जामिनर या आप इंटरव्यू के सेशन में बैठे हुए हैं तो आपसे पूछ लिया कि एक ट्रांसफार्मर ईएमएफ का समीकरण क्या है, तो आपको एक छोटे से शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है कि RMS इक्वल टू 4.445 MFT वोल्ट्स। ठीक है। इस वोल्ट्स में ही हमारी यूनिट निकाली जाएगी। ठीक है। तो यहां तक आपको कंफर्म हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारे पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे ये इंपॉर्टेंस कैसे है, मैं आपको बता दूं कि लिखा क्या है, व्हाट आर द वेरिएबल काइंड ऑफ केबल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, द टाइप ऑफ केबल बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन वोल्टेज रेटिंग ब्लू।
कहने का मतलब ये कि ट्रांसमिशन के लिए जो विभिन्न प्रकार के केबल क्या उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेटिंग के आधार पर केबल के कुछ प्रकार को मैंने नाम लिया है, वो आपको इस प्रकार से प्रदर्शित है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं धीरे धीरे खसका रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो पहले हमने लिया है लो टेंशन। लो टेंशन को हम क्या कहते हैं ये भी आप ध्यान लीजिए। LT केबल इज द यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज बिलो 1000 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि लो टेंशन वोल्टेज हम 1000 वोल्टेज से कम होता है, ठीक है। अब वहीं अगर हाई टेंशन की बात करते हैं, हाई टेंशन में लिखा क्या है, HT केबल यूज फॉर ट्रांसमिशन अप टू 11 kV, यानी कि अगर 11 kV तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह HT केबल यूज होती है। क्या? HT केबल, यानी कि हाई टेंशन वोल्टेज, ठीक है। अब वही सुपर टेंशन की बात कर लेते हैं। सुपर टेंशन यानी कि केबल यूज्ड फॉर हैंडलिंग वोल्टेज अप टू 33 kV, यानी कि अगर 33 kV तक वोल्टेज हमारा आ रहा है तो हम वहाँ क्या सुपर टेंशन वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। सुपर टेंशन इस्तेमाल किया जाता, वोल्टेज होता है, क्या होता है, सुपर टेंशन वोल्टेज होता है। और हम वह यहाँ जो केबल होता है वह 33 kV तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है कि फिर आता है क्या, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल कैन बी हैंडल वोल्टेज अप टू 66 kV। अब अगर 66 kV तक हमें वोल्टेज लेना है, 66 kV, अगर 66 kV तक अगर है तो क्या एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा हाई टेंशन। अब अगर उससे भी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन हो जाएगा 132 kV तक। 132 kV तक क्या एक्स्ट्रा सुपर टेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं LT क्या है और HT क्या है। LT मतलब होता है लो टेंशन और HT मतलब होता है हाई टेंशन। अब लो टेंशन का मतलब ये है कि जिसमें 1000 वोल्ट तक या 1000 वोल्ट से कम अगर आ रहा है तो हमारा क्या, LT कहलाएगा। LT जिसे हम लो टेंशन वोल्टेज कहते हैं। और वहीं अगर HT है तो HT का मतलब ये कि 1000 के ऊपर 11 kV के अंदर अगर ऐसा होता है तो आपका HT यानी कि हाई टेंशन वोल्टेज कहलाती है। अब वही सुपर टेंशन की बात की जाए, सुपर टेंशन 33 kVA यानी कि 11 kVA के ऊपर 33 kVA के अंदर अगर रहता है तो वह सुपर टेंशन वोल्टेज कहलाएगी। लेकिन वही एक्स्ट्रा हाई टेंशन अगर 66 kV यानी कि 33 kV से लेकर 66 kV तक होता है तो वह क्या, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। और अगर वही एक्स्ट्रा सुपर टेंशन के लिए आपको 132 यानी कि 66 से 132 kV तक अगर आप इधर उधर हो रहा है तो आपका क्या, हमारा एक्स्ट्रा सुपर टेंशन वोल्टेज होता है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं बिना कोई डाउट के, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। लिखा क्या है, व्हिच इज द मोटर यूज इन फैन, यानी कि पंखे में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर में क्या लिखा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज इन फैन, ठीक है, यानी कि पंखे में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखना दोस्तों, व्हिच इज मोर डेंजरस शॉक ड्यू टू AC और DC। कहने का क्या मतलब है कि AC एंड DC में कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, AC व DC में कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, शॉक ड्यू टू DC इज मोर डेंजरस देन AC। कहने का मतलब ये कि DC AC से ज़्यादा खतरनाक है, AC से ज़्यादा खतरनाक हमारा क्या, DC है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि DC ज़्यादा खतरनाक होगी। तो मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा DC, देखिए DC वोल्टेज कैसे होता है, ये आप जान लीजिए ऐसे। अब ये AC वोल्टेज भी देख लीजिएगा। ये प्लस चार्ज, ये माइनस, और ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, इसमें एक ऐसा होता है कि यहाँ से जब पावर, जैसे किसी को झटके का महसूस होता है तो यहाँ से जब ये ले जाता है, पावर शॉर्ट लगता है तो अब यहाँ आता है, उसके बाद फिर क्या होता है, माइनस में आता है, छोड़ देता है, झटका देने का काम करता है। फिर यहाँ आता है, फिर पॉजिटिव में आता है, फिर यहाँ आके फिर छूट जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर झटका देता है, फिर हाई, फिर यहाँ आता है, फिर छूट जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि आदमी के बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा तेज अगर से करंट लग गया तो फिर आदमी नहीं बचता है, AC हो या DC। अब इसमें DC का क्या मतलब होता है, DC का मतलब यही होता है कि आपका जब डायरेक्ट करंट फ्लो होता है
तो आके पहले ऊपर जाता है, ऊपर कुछ देर रहता है, फिर नीचे आता है, 0 पे आता है। ये कंडीशन क्या हमारी 0 की है। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर 0 पे आ गया, फिर 0 पे कुछ देर चलेगा, फिर ऊपर बढ़ेगा। तो कहने का मेरा जो मतलब, मेरा समझाने का जो मतलब था यही था कि डीसी में क्या होता है कि डायरेक्ट करंट फ्लो होता है कि पहले आएगा सीधे 0 पे ही रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, कुछ समय के लिए ऊपर रहेगा। और उस समय इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है डीसी वोल्टेज। और बैटरी तो बहुत ही ज़्यादा, आप जैसे इन्वर्टर वगैरह के नाम से सुने ही होंगे, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है डीसी वोल्टेज, लेकिन ये खतरनाक साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा है। व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग क्या है, ये कहने का मतलब ये वेरिएबल का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फिर क्या लिखा है, इट्स एप्लीकेशन आर, कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है, वॉल्यूम कंट्रोलर और फैन स्पीड कंट्रोल और लाइट डिमर। अब ये क्या होता है, वॉल्यूम नियंत्रण। वॉल्यूम नियंत्रण मतलब कि किसी भी ध्वनि को कम ज़्यादा करना, जिसे कंट्रोल करना हमारा वॉल्यूम कंट्रोलर होता है। और फैन स्पीड कंट्रोल यानी कि फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। और लाइट डिमर यानी कि धीमी लाइट होती है, या जो धीमी लाइट होती है उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में क्या है, ए 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 120 वोल्ट, द चार्ज इन द कैपेसिटर वुड बी। ठीक है, कहने का क्या मतलब, एक 4 माइक्रो ओम संधारित्र, संधारित्र कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं हिंदी में, संधारित्र चार्ज, उसके जो चार्ज हैं वो चार्ज जो चार्ज किया जाता है वह कितना किया जाता है, 120। तो संधारित्र में चार्ज क्या होगा, तो इसके जो संधारित्र है उसमें चार्ज क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि होता है Q इक्वल टू CV, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अब CV हमारा क्या, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है C। ठीक है, और B वोल्ट हमारा 120 वोल्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर। ठीक है, तो Q हमारा ये हो गया और V हमारा हो गया 120 वोल्ट। ठीक है, अब इन्हीं दोनों पे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C हमारा कितना है, 4 मल्टीप्लाई 120। अब इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8 और 4 एक 4, 480। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 480 माइक्रो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर या फैराड, जो भी कुछ में आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि 480 माइक्रो फैराड, ठीक है, या माइक्रो कूलम है। ठीक है, अब आते हैं वही क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, व्हाट इज एनर्जी इन ए कैपेसिटर इफ द वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड चार्ज इज 10 कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जैसा कि हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब हैंस यानी कि इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, फिक्स कुछ वैल्यू होती है, तो वह कितना होता है कि 2 माइक्रोफैराड। कितना होता है, 2 फैराड होता है। कितना होता है, 2 फैराड। हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए जैसे सूत्र U क्या होता है, U इक्वल टू Q इंटू V अपॉन T। तो क्या हो गया, ये 10 गुणे 5 अपॉन 2, 2 1 2, 2 5 10, 5 25, 25 जूल आंसर आ गया। इस जूल आंसर आ गया। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, और भी इस प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करता रहता हूं। अगर चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। हो सकता है आपके लिए जरूरी ना हो लेकिन आपके मित्र के लिए जरूर काम आए, तो इस प्रकार से वीडियो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप आगे शेयर पर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, जय हिंद, जय भारत।